हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये रिक्वेस्टेड वन शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी। जंग होस्की एक बिजनेस वूमन है, देखने में बहुत ज़्यादा रूड है। वो किसी की भी बात नहीं मानती है, अपने काम से काम करना पसंद करती है और किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती है। उनका एक बेबी है जिसका नाम सोप है। वो सोप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और सोप के लिए हर हद तक जा सकती हैं। वो सोप की हर एक ख्वाहिश को जल्दी ही पूरा कर देती हैं। सोप को कभी भी अपनी किसी ख्वाहिश के लिए वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन वो सोप की एक ख्वाहिश को कभी भी पूरा नहीं कर पाई। वो ये ख्वाहिश है कि सोप अपने डैड को मिलना चाहता है, जबकि हॉबी चाहकर भी सोप को सोप के डैड से नहीं मिला सकती है। लेकिन इन दिनों में सोप बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि वो अपने डैड से मिलना चाहता है। यही वजह है कि हॉबी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वो सोप को सोप के डैड से मिलवाना तो चाहती है, लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोप का डैड तो जानता ही नहीं है कि सोप उसका बेटा है। वो तो इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ है। वो एक दिन अपने कैबिन में बैठी हुई ये सब बातों को सोच ही रही थी कि उसको जैनी की कॉल आती है। वो जैनी की कॉल अटेंड तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से मजबूरन उसको उसकी कॉल अटेंड करनी पड़ती है। तो हॉबी कहती है, हाँ जैनी, मैं सुन रही हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। जैनी कहती है, हॉबी प्लीज़ मेरे साथ तो ऐसे बात मत करो। तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसे बात करती हो कि जैसे मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हो और एक बिज़नेस वूमन हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फ्रेंड जैनी को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कॉलेज में तो हम एक साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और कॉलेज के बाद भी हम एक साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन ये 5 से 6 साल हो चुके हैं जब तुम मेरा कॉल तक अटेंड करना पसंद नहीं करती हो, मेरे किसी इवेंट पे भी नहीं आती हो और अपना भी कोई इवेंट रखती हो मुझे नहीं बुलाती हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो हॉबी कहती है, नहीं जानी, ऐसी बात नहीं है, बताओ तुमने मुझे क्यों कॉल किया। तो जानी स्माइल करती हुई कहती है, क्या हॉबी तुम भूल चुकी हो, सैटरडे को मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना होगा। वैसे भी सैटरडे पार्टी हम लोगों के लिए कितनी स्पेशल होती थी। तुम्हें तो सैटरडे नाइट पार्टी करना इतना पसंद था कि तुम किसी भी सैटरडे को ऐसे जाने ही नहीं देती थी, और अब किसी भी पार्टी में तुम एंटर ही नहीं होती हो। क्या तुम्हें पार्टी करना पसंद नहीं है। वो भी कहती है, जैनी मैं सोच के बताऊँगी कि मैं सैटरडे को तुम्हारी पार्टी में आ सकती हूँ या नहीं। तो जैनी कहती है, ओफ़ो हॉबी, मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम मेरी क्या बर्थडे पार्टी पे नहीं आ सकती हो। मुझे नहीं पता, तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी, कभी तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, भूल जाऊँगी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहने के बाद जैनी गुस्से में फ़ोन को बंद कर देती। दूसरी तरफ हॉबी समझ गई थी कि जैनी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है हॉबी के इस बिहेवियर से, तो वो अपने माइंड में कहती है, क्या मुझे जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती, मैं उसके हस्बैंड का सामना नहीं कर सकती हूँ। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शायद मैं भी उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हॉबी ये कहने के बाद अपने फ़ोन में से कुछ पिक निकाल के देखने लगती है। ये कोई और शख्स नहीं था, ये योंगी था। जेनी का हस्बैंड योंगी था। दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और दोनों की लव मैरिज हुई थी। लेकिन जब जेनी ने शुगा को हॉबी के साथ मिलाया था तो हॉबी को भी शुगा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हॉबी को पहली नज़र में ही शुगा से मोहब्बत हो चुकी थी। ये सोचते हुए हॉबी की आंखों से पानी गिर रहा था और वो शुगा की पिक को बिना सोचे समझे किस करने लगती है। थोड़ी देर में ही सेक्रेटरी हॉबी का बेबी लेकर उसके कैबिन में एंटर होते हुए उससे इजाज़त मांगता है, तो वो अपने सेंस में आ जाती है। अपने फ़ोन को जल्दी से ऐसे ही रख देती है, शुगा की पिक को पीछे तक नहीं करती है और अपने बेबी की तरफ बाहें फैलाती हुई कहती है, तो कैसा गया तुम्हारा आज का दिन। सौप अपनी मॉम को हक करता है और कहता है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। क्या आपने मेरे लिए कुछ गिफ्ट रखा है। हॉबी अक्सर ही अपने बेबी को छोटे छोटे गिफ्ट देती रहती है ताकि उसका बेबी उसके साथ हैप्पी रह पाए। हॉबी कहती है, हाँ मैंने गिफ्ट रखा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो शायद सेकंड रूम में है। ये कहने के बाद हॉबी अपने रेस्ट रूम से सौप के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है, तो सौप अपनी मॉम के फ़ोन से अपने डैड की पिक को देख लेता है। जैसे ही वो योंगी की पिक को देखता है तो समझ आता है कि योंगी ही उसका डैड है, क्योंकि सौप की शक्ल बिल्कुल योंगी के साथ मिलती है। तो उसने कई बार
अपनी शक्ल को देख के यही तसव्वुर किया था कि उसके डैड की शक्ल भी शायद उसी की तरह होगी, क्योंकि हॉबी की शक्ल तो बिल्कुल अपने बेबी के साथ नहीं मिलती है। तो अब काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि कभी भी उसने अपने मॉम के फ़ोन में किसी भी लड़के की पिक नहीं देखी थी। लेकिन इस बार वो सीक्रेट गैलरी में था और वो नहीं जानता था। उसने आगे पीछे करके बहुत ज़्यादा योगी की पिक देखी, तो समझ गया था कि शायद मॉम ने ये सारी पिक उससे हाइड करके रखी हुई हैं। जैसे ही हॉबी गिफ्ट लेकर आती है, तो सब जल्दी से फ़ोन को रख देता है ताकि उसकी मॉम को ना पता चले। तो हॉबी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। वो अपने बेबी को गिफ्ट देती है और अपने बेबी के साथ बैठकर कुछ बातें करती है, तो फिर अपने सेक्रेटरी को कहती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो मेरे बेबी का यहाँ पे ही ध्यान रखो। ये कहने के बाद हॉबी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। सोप सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या आप मेरे डैड को जानते हैं? तो सेक्रेटरी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, आपके डैड को मैं कैसे जान सकता हूँ? मिस हॉबी के साथ मैंने कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा, तो मैं नहीं जानता कि आपके डैड कौन है। अगर आपके कोई डैड है भी, तो मिस हॉबी ने उनको बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा हुआ है। बेबी स्माइल करते हुए कहता है, मेरे डैड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरी मॉम नहीं चाहती कि मेरे डैड को कोई और देखे, इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन मैं अपने डैड को देखूँगा तो आपको भी ज़रूर दिखाऊँगा। सेक्रेटरी ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। आपको अपने डैड के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और अपने गिफ्ट के ध्यान लग जाना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट में एक वीडियो गेम थी, इस वजह से सेक्रेटरी उसको वीडियो गेम में पूरी तरह बिज़ी कर देता है। ऐसे ही डे गुजरते हैं। फाइनली सैटरडे आ चुका था। हॉबी अपने बेबी को इस पार्टी में नहीं लेके जाना चाहती थी, इस वजह से उसने एक केयर टेकर अरेंज की थी ताकि आज की रात वो उसके बेबी का ध्यान रख पाए, क्योंकि हॉबी शायद टाइम से पार्टी से ना आ पाए, इस वजह से वो बेबी के ध्यान के लिए केयर टेकर को अरेंज कर लेती है। हॉबी इस पार्टी में बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी, क्योंकि हॉबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शुगा को देखने के लिए। दूसरी तरफ शुगा और जैनी दोनों ही इस पार्टी में इकट्ठे आए थे। उन दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी और दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जैनी जल्दी से आके हॉबी को हक करके मिलती है। हॉबी दूर खड़े शुगा की तरफ देख रही थी। शुगा एक बार भी ज़मीन से नज़रें उठाकर किसी लड़के की तरफ नहीं देखता और वो हॉबी की तरफ भी नहीं देखता। हॉबी को मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहती थी कि एक बार शुगा उसको देखे कि वो कितने अच्छे से रेडी होकर आई है, क्योंकि वो शुगा के लिए ही तो रेडी होकर आई थी। लेकिन शुगा ने उसको नहीं देखा था। फिर जैनी और जैनी के सब फ्रेंड मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। उनमें हॉबी भी थी, लेकिन शुगा अभी भी साइड पे खड़ा हुआ ड्रिंक नहीं कर रहा था, वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। तो हॉबी जैनी को इशारा करती है और कहती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड ड्रिंक नहीं करता है? जैनी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, वो बहुत कम ड्रिंक करता है। तकरीबन 1 से 2 बार उसने शायद ड्रिंक की है। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती कि उसने ड्रिंक की है या नहीं की। लेकिन अगर वो ड्रिंक कर ले तो उसको बहुत ज़्यादा चढ़ती है। इस वजह से रहने दो हॉबी, वो ड्रिंक ना ही करे तो बेस्ट है। हॉबी स्माइल करती हुई कहती है, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुम्हारा हस्बैंड ही ड्रिंक नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शुगा खड़ा हुआ ये सुनता हुआ इनके करीब आता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं जैनी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं जैनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम ऐसा नहीं कह सकती हो कि मुझे इस पार्टी में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। फिर स्माइल करती शुगा का के ड्रिंक का क्लास करती है और कहती है, तो ठीक है, तुम्हें ये पार्टी हमारे साथ एंजॉय करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल ऐसा बिहेवियर करना चाहिए कि जैसे तुम्हें इस पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। शुगा ना चाहते हुए ड्रिंक का ग्लास ले लेता है और ड्रिंक करने लगता है। शुगा नहीं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और जैनी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। वहाँ पर मौजूदा हर एक दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। कोई मुसलसल ड्रिंक कर रहा था, तो कोई डांस कर रहा था, कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सब अलग अलग काम में बिजी थे। हॉबी का पूरा ध्यान शुगा की तरफ था। शुगा जो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था, उसे अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह जैसे ही खड़ा होता था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो गिर जाएगा। इस वजह से वह फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। हॉबी शुगा के जल्दी से करीब आती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाती हूँ, शायद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हॉबी ने ये चीज़ नोटिस की थी कि शुगा की सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस वजह से
वो शुगा के रूम में छोड़ने के लिए चली जाती है और शुगा भी उसके साथ चुप करके चला जाता है क्योंकि शुगा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, इस वजह से उसको कुछ भी समझ नहीं आती है। हॉबी शुगा को लाकर शुगा के रूम में बेड पे लिटा देती है क्योंकि ये पार्टी घर में थी, इस वजह से शुगा के रूम में वो ईज़िली ला सकती थी। फिर हॉबी शुगा के फोरहेड से बालों को हटाती है और किस करती है। शुगा जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक में था, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि हॉबी ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वह हॉबी को देखते हुए एक हल्की सी स्माइल करता है और अपनी दोनों आइज़ को बंद कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा नशे में था, इस वजह से उसको जल्दी ही नींद आ जाती है। लेकिन हॉबी वहाँ पर उसके बेड के करीब बैठी हुई रो रही थी। वो उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन वो शुगा के साथ इंटीमेट हुई थी। वो उस दिन को याद कर रही थी क्योंकि उस दिन भी शुगा ने ड्रिंक की हुई थी और शुगा को बिल्कुल भी होश नहीं थी। बस फ़र्क इतना था, तब हॉबी ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और हॉबी को भी बिल्कुल होश नहीं थी। लेकिन हॉबी शुगा को ये सब पता नहीं चलने देती है क्योंकि शुगा की शादी पहले ही जैनी के साथ हो चुकी हुई थी और ये इनकी शादी की खुशी में रखी गई पार्टी थी जिसमें शुगा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और वो हॉबी के साथ इंटीमेट हो गया था। उसके बाद हॉबी को पता चला कि हॉबी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जैनी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उसने ये राज को आज तक राज ही रखा हुआ था। कुछ टाइम वो वहाँ पे रोती रहती है और फिर अपने घर चली जाती है क्योंकि अब वो मज़ीद वहाँ पे नहीं रह सकती थी क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। आने के बाद वो अपने बेबी को हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। बेबी उसको चुप कराता है और कहता है, मॉम क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो वो कहती है, बेबी बस आज तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा दुखी है। ये मत पूछो कि तुम्हारी मॉम क्यों दुखी है। बस अपनी मॉम को हक करो ताकि तुम्हारी मॉम अपने पुराने ज़ख्मों को भूल पाएँ। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है और हॉबी को पता चलता है कि बाहर कोई जॉब के लिए आया है। तो हॉबी बाहर से अपने सेक्रेटरी को कहती है कि उसको मना कर दो। तुम तो जानते हो कि यहाँ पे कोई भी सीट फ़ारग नहीं है। अगर होती तो मैं रख लेती, लेकिन अब यहाँ पे जब हर एक इंसान पूरा है तो मुझे किसी एक्स्ट्रा शख्स की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उनको बोलो कि कोई भी वर्कर की जगह यहाँ पे फ़ारग नहीं है। ये कहने के बाद हॉबी उस सेक्रेटरी को गुस्से की तरफ देखती है, लेकिन सेक्रेटरी को पढ़ाते हुए कहता है, मैं ये बात उनको कई बार कह चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। हॉबी कहती है, तो ठीक है, वॉचमैन को आवाज़ दो, दिक्के मार के उसको निकालें। अगर वो नहीं चाहता तो दिक्के मार के निकालें, लेकिन उसकी वजह से मैं किसी को जॉब से निकाल कर उसको रख थोड़ी सकती हूँ। जब यहाँ पे हर वर्कर अपनी जगह पे है तो किसी एक्स्ट्रा वर्कर को हम कहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं सेक्रेटरी को कॉल करके कहती हूँ कि उसके दिक्के मार के निकालें। ये कहने के बाद हॉबी सेक्रेटरी को मैसेज करती है कि बाहर जो शख्स आया है उसको दिक्के मार के निकाल दिया जाए। सेक्रेटरी बिल्कुल ऐसे ही करता है। हॉबी अपनी विंडो से जब देखती है तो उसको पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि शुगा था। ये देखकर हॉबी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हॉबी जल्दी से भागती हुई नीचे आती है और वॉचमैन को कहती है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? वॉचमैन कहता है, मैम आप ही ने तो कहा था जो जॉब की तलाश में आया है उसको दिक्के मार के निकाल दिया जाए, तो मैंने निकाल दिया है। हॉबी कहती है, लेकिन मैं इसको जानती हूँ। ये कहने के बाद वो अपना हाथ बढ़ाकर शुगा का हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन शुगा अपना हाथ दूर रखते हुए कहता है, हाँ हॉबी, तुम यहाँ पे जॉब करती हो। आई एम सॉरी हॉबी, मैंने तुम्हें ज़्यादा तंग किया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हॉबी कहती है, शुगा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे कैबिन में आओ। ये कहने के बाद वो आगे आगे चलने लगती है। शुगा भी उसके पीछे चुप कर कर आ जाता है। हॉबी कहती है, मैं तो जानती हूँ कि तुम पहले से ही किसी कंपनी में एक वर्कर की जॉब कर रहे थे, अब तुम्हें ऐसी भी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुम्हें मुझसे जॉब चाहिए। शुगा कहता है, मैं करता हूँ अभी भी, लेकिन मैंने नाइट टाइम वहाँ पर अरेंज कर लिया है। मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं और जॉब करना चाहता हूँ। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक होती हुई कहती है, तुम्हें इतने पैसे का क्या करना है जो तुम फ़र्स्ट टाइम भी जॉब करना चाहते हो और सेकंड टाइम भी? तुमने सोचा है कि तुम रेस्ट नहीं कर पाओगे। शुगा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जैनी की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ और मैं एक जॉब से जैनी की हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत कम मनी कमाता हूँ, जैनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि उसके फ्रंट में इंसल्ट हो। इस वजह से
मैं जैनी की हर ज़रूरत को बहुत अच्छे से पूरा करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम 2 टाइम जॉब करूँगा। हॉबी को ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हॉबी समझ चुकी थी कि शुगा खुद पर इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था सिर्फ जैनी के लिए। कहती है, ओके शुगा, पहले कहाँ पे जॉब कर रहे हो? तो शुगा उसको बता देता है कि वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है। हॉबी कहती है, आई एम सॉरी शुगा, मेरे पास कोई भी जगह फ़र्क नहीं है। अगर मैं होती तो तुम्हें मैं ज़रूर रखती। शुगा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जगह नहीं है, मैंने ही तुम्हें ज़्यादा तंग किया था। आई एम सॉरी। ये कहने के बाद शुगा अपनी फाइलें वहाँ से उठाकर चला जाता है, क्योंकि शुगा को बहुत ज़्यादा अनसैल्ड महसूस हो रही थी, क्योंकि हॉबी जैनी की फ्रेंड है और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो सारी बातें जैनी को बताएगी। हॉबी अपना फ़ोन निकालती है और शुगा जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पर बॉस को फ़ोन करती है और कहती है कि शुगा को जॉब से फायर कर दिया जाए। वो बॉस ना चाहते हुए भी शुगा को फायर कर देता है, क्योंकि हॉबी एक बहुत ज़्यादा रूड बिजनेसमैन थी और अगर वो हॉबी की बात ना मानता तो शायद ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता था। में कैसे ही गुजर जाता है। शुगा की और जैनी की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी, क्योंकि जैनी को पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार था। इस वजह से वो शुगा की हर टाइम इंसल्ट करती रहती थी कि तुम मेरी ज़रूरतें तो पूरी कर नहीं सकते हो, बड़े मेरे हस्बैंड बने। मुझे लगता है कि अब मुझे खुद कमाना होगा, तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, तुम तो लड़कियों की तरह हर टाइम घर पे ही रहोगे और घर के काम तुम सीख लो, क्योंकि तुमसे बाहर का काम नहीं हो सकता तो अब तुम्हें घर पे ही रहना होगा। वो शुगा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती थी और शुगा अभी भी समझता था कि शायद जैनी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। 1 वीक के बाद हॉबी जैनी को मिलने के लिए जैनी के घर पे आती है और वो देखती है ये बात बात पे शुगा की इंसल्ट कर रही थी। शुगा ने उनके पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी, तो जैनी गुस्से में कहती है, क्या तुम खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सकते थे? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम मेरे फ्रेंड के लिए कुछ खाने के लिए ला पाओ? शुगा बहुत ज़्यादा अनसेल्फ फील करता है, क्योंकि शुगा के पास सच में इतने पैसे नहीं थे कि वो कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ और भी ला पाता। जैनी हॉबी को कहती है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ। पहले तो मुझे अपना अकेली का बोझ उठाना पड़ता था, अब इसका बोझ भी उठाना पड़ता है। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक होती हुई कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो जॉब करता था। तो जैनी स्माइल करते हुए कहती है, निकाल दिया, किसी काम का नहीं था, उन्होंने भी फेंक दिया। भला कौन अपनी कंपनी में कचरा रखना चाहता है? मुझे तो लगता है कि शुगा बिल्कुल कचरे की तरह है, इससे कोई काम नहीं हो पाता। घर में भी अगर कोई काम करने के लिए बोल दूँ, बर्तन धोएगा तो आधे बर्तन तोड़ देगा, और अगर कोई घर का काम कह दूँ तो मेरा फर्नीचर ख़राब कर देगा। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है। हॉबी शुगा की तरफ देखती है। शुगा जो पहले से ही हॉबी जानती थी कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसका दिल बहुत बुरी तरह जैनी की इन सब बातों से हर्ट हो रहा था, लेकिन वो फिर भी जैनी को कुछ भी नहीं कहता है। वो बेचारा चुप करके वहीं पर साइड पे ज़मीन की तरफ अपनी आंखें झुकाए खड़ा था। हॉबी कहती है, जैनी देखो, मेरे पास एक तुम्हारे हस्बैंड के लिए जॉब है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ना होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो तुम्हें पूरी तरह डिवोर्स देकर छोड़ दें, बस मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि वो रात दिन तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो जैनी स्माइल करती हुई कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे और इसका ऐसे का रिलेशन नहीं है कि हम दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉबी शौक होती हुई कहती है, क्या बात कर रही हो? तुम लोगों की शादी को 5 साल हो चुके हैं और तुम कह रही हो ऐसे का रिलेशन नहीं है। तो जैनी स्माइल करती हुई कहती है, मैं पागल हूँ क्या कि दूसरी लड़कियों की तरह क्लोज़ हो जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फ़िक्र ख़राब कर लूँ? ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा से अपनी ब्यूटी से कितना ज़्यादा प्यार है ये तो तुम जानती हो। यही वजह है कि शुगा और मैं अभी तक इंटीमेट तक नहीं हुए। हॉबी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हॉबी शुगा की तरफ देखती है। शुगा जो बहुत ज़्यादा अनसेल्फ फील कर रहा था। फिर हॉबी कहती है, देखो, मैं तुम्हें सीधी बात बताती हूँ, मुझे फेक हस्बैंड चाहिए। मेरा बेबी मेरे कान खाता रहता है कि उसको अपने डैड से मिलना है, तो मैं बस तुम्हारे हस्बैंड को लेके जाके उसको एक बार मिलाना चाहती हूँ। इसके बाद 1 मंथ तुम्हारा हस्बैंड मेरे घर पे रहेगा, क्योंकि मेरी फैमिली को भी आके मेरे हस्बैंड से मिलना है। तो इसके बाद जैसे ही वो चले जाएंगे और बेबी को मैं हॉस्टल में एडमिट कर दूँगी, तो फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और बाकी तुम जितने मुझे पैसे बोलोगी मैं तुम्हें उतनी पेमेंट कर दूँगी। ये सुनते ही जैनी बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और जैनी बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहती है, ठीक है हॉबी, लेकिन तुम अपनी बात पे पूरी तरह कायम रहना। मैं जितने पैसे बोलूँगी तुम्हें उतने देने होंगे। हॉबी स्माइल करती हुई कहती है, स्वीट हार्ट,
तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम अभी बताओ, मैं भी तुम्हें पेमेंट कर देती हूँ। तो जैनी जितने पैसे चाहती है हॉबी उसको उतने ही पैसे देने के बाद शुगा को लेकर वहाँ से आ जाती है। वो दोनों कार में बैठे हुए थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। शुगा का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि अपनी वाइफ जैनी को छोड़कर हॉबी के साथ आने पे, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसको जैनी के लिए बहुत ज़्यादा मनी कैरी करनी थी, क्योंकि वो जैनी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। दूसरी तरफ हॉबी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि शुगा उसके साथ घर जा रहा था। वो बस अपने बेबी की खुशी के लिए शुगा को उसके पास लेके जाना चाहती थी। जैसे ही वो दोनों घर के करीब पहुंचते हैं और घर में एंटर होते हैं तो जल्दी से सौंप आके शुगा को हक कर लेता है। शुगा सौंप को अपने से थोड़ी सी दूर करने लगता है लेकिन वो सौंप का चेहरा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। सौंप का बिल्कुल शुगा की तरह का फेस था। सौंप खुद को शुगा से दूर नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो शुगा को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, डैड आप मुझसे मिलने आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे मुझसे मिलने के लिए, और मुझे पूरा यकीन था कि मॉम इस बार अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ सकती हैं। वो एक दिन आपको ज़रूर लाएंगे मुझसे मिलवाने के लिए। सौंप अपनी मॉम को थैंक यू कहता है। शुगा बहुत ज़्यादा शौक था। वो कहता है, बेबी आपका नेम क्या है? तो सौंप बताता है कि डैड मेरा नाम सौंप है। शुगा ये नाम सुनकर भी बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हॉबी और शुगा के नेम का मिक्सर सौंप बनाया गया है। फिर शुगा कहता है, सौंप बेबी आप अपने रूम में जाएं, डैडी आपको मिलने के लिए आपके रूम में आते हैं। सौंप वहाँ से चला जाता है। शुगा बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा निगाहों से हॉबी की तरफ देखता है और कहता है, देखिए मैम मैं जानता हूँ कि मैं ये राइट तो नहीं रखता हूँ, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आपका बेबी की शक्ल बिल्कुल मेरे साथ मिलती है। क्या आपके हस्बैंड की शक्ल भी मेरे साथ मिलती थी? हॉबी कहती है, तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरा पर्सनल टॉपिक है तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें इंटरफेयर करो। फ़िलहाल जितने तुम्हें काम के लिए बुलाया गया है उतना ही करो। मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो और मेरे बेबी को कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि तुम उसके डैड नहीं हो। हॉबी ये सब कहने के बाद वहाँ से चली जाती है क्योंकि हॉबी भी जानती है कि एक दिन शुगा उसको छोड़ के चला जाएगा, जो कि हॉबी नहीं चाहती थी। इस वजह से वो खुद को शुगा से सिर्फ दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मोहब्बत जो वो शुगा से मोहब्बत करती है, शुगा को इस मोहब्बत का अंदाज़ा तक हो। हॉबी अपने वर्क के लिए ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ सौंप और शुगा आपस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। वो दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। हॉबी आती है और कहती है, सौंप तुम्हें नहीं लगता बेबी तुम्हें सोना चाहिए? माना कि आज डैड तुम्हारे पास हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान ना रखो। ऊपर से 10 बज गए हैं और तुम अभी तक नहीं सोए हो। कम ऑन बेबी, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। तो बेबी कहता है, नहीं मॉम मुझे आज डैड के साथ सोना है। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक होती हुई कहती है, क्या बेबी तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम अकेली सोए? तुम्हें पता है ना मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। बेबी बहुत ज़्यादा शौक होते हुए पूछता है, क्या आप मेरे और डैड के साथ नहीं सोएंगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर बच्चे अपने मॉम डैड के साथ सोते हैं। क्या आप मेरे साथ और डैड के साथ नहीं सोना चाहते? मुझे तो लगा आज हम तीनों एक रूम में सोएंगे। सौंप का बहुत ज़्यादा उदास चेहरा था, इस वजह से शुगा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं बेबी तुम्हारे मॉम डैड और तुम हम तीनों ही एक ही रूम में सोएंगे, इस वजह से तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो। से ही वो तीनों ही एक बेड पर सोते हैं, लेकिन सौंप उन दोनों के दरमियान में था। सौंप ने अपने डैड को बहुत टाइटली हग किया हुआ था तो शुगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वो कहता है, सौंप बेबी आपने मुझे इतने ज़ोर से हग क्यों किया हुआ है? बेबी बहुत ज़्यादा उदास चेहरे के साथ कहता है, डैड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि आप मुझे फिर से छोड़ के चले जाएंगे। मुझसे प्रॉमिस करें आप मुझे और मॉम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे। ये सुनते ही शुगा बिल्कुल खामोश हो चुका था क्योंकि वो बेबी के साथ कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहता था, लेकिन बेबी उसको बार बार कह रहा था कि डैड प्रॉमिस करें। क्या हुआ डैड आप प्रॉमिस क्यों नहीं कर रहे? तो शुगा ना चाहते हुए भी उसके साथ प्रॉमिस करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सौंप और शुगा एक दूसरे को हग कर कर सो जाते हैं और हॉबी शुगा के हैंड को अपने हैंड में लेती हुई उस पर किस करती है और कहती है, मैं जानती हूँ शुगा तुम मेरे नहीं हो, तुम पे किसी और का राइट है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे बगैर मैंने तुम्हारे और अपने बेबी को जन्म दिया और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बस इसी होप के साथ कि एक दिन जैनी तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि जैनी पहले भी कई लड़कों के साथ शादी कर कर उनको छोड़ चुकी हुई हैं।
लेकिन तुम्हें वो अभी तक नहीं छोड़ पाई क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बस इस दिन का इंतज़ार है कि जिस दिन जैनी तुम्हें छोड़ देगी और मैं तुम्हें अपना लूँगी। बॉबी को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो शुगा के हाथों को अपने हाथों में लिए हुए सो जाती है। ऐसे ही सुबह होती है। शुगा सबसे पहले उठ जाता है क्योंकि शुगा को अपने घर पे भी जल्दी उठने की आदत थी क्योंकि वो उठकर जैनी के लिए नाश्ता बनाया करता था। वो देखता है हॉबी ने बहुत टाइटली उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। वो जैसे ही अपना हाथ छुड़वाता है तो हॉबी उठ जाती है। हॉबी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो शुगा को क्या रिप्लाई करे। उसने शुगा को इतनी टाइटली क्यों पकड़ा हुआ था। शुगा समझ आता है हॉबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है इस वजह से। वो कहता है इज़ ओके, मैं समझ सकता हूँ। आपको लगा होगा आपने अपने बेबी का हैंड पकड़ा हुआ है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप सो जाएं। मुझे तो जल्दी उठने की आदत है इस वजह से मैं जल्दी उठ गया, लेकिन आप अपने टाइम पे ही उठें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शुगा ये कहने के बाद जल्दी से वहाँ से चला जाता है ताकि फ़्रेश हो पाए। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा।